हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन। चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेम्ब्रेन जो कि सबसे आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बॉर्डर होती है सेल की। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल को बाउंड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला या सबसे आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वही सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंदर से वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसका डिटेल वर्जन है, उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो ये जो रिसर्च है सेल मेम्ब्रेन का, वो तभी हो पाया, ये डिटेल जो स्टडी है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, वो तभी हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर और उसकी फिगर आपको यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर जो फिगर है उसमें डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का दिखाया है कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्टेरॉल्स, ये सब मॉलिक्यूल से बनता है। पर ये हमें तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, और ये वक्त था 1950s का जब हमें डिस्कवरी करने मिली सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हुई, करीबन 1950s के वक्त। उसके बाद हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन और केमिकल स्टडी क्या होती है, मतलब कि इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये बहुत सारे यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं इनमें आप मेनली देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन है, और यहाँ पर कोलेस्टेरॉल जो कि फैट है, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाए जो कि शुगर है। तो इस तरीके के मेन कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनसे फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहले जिस सेल की स्टडी की गई थी, जिस सेल के केमिकल कंपोनेंट्स की सबसे पहले स्टडी हुई थी, वो हुई थी ह्यूमन ब्लड सेल्स की। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो थे उनकी सबसे पहले केमिकल स्टडी हुई थी कि उनके अंदर मेनली कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैसे आपको फिगर में दिखा रखे उस तरीके के। और उसी स्टडी से रिवील हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से बायोमोलेक्यूल्स या केमिकल मोलेक्यूल से बनता है। हम यहाँ पर मेजर जो कंपोनेंट्स है उसी के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला मोलेक्यूल है वो है लिपिड। लिपिड का मतलब होता है फैट, पर यह फैट अकेला नहीं है, उसके साथ फॉस्फोरस भी है, इसीलिए फॉस्फो लिखा है। इसके अंदर जो लिपिड मोलेक्यूल्स होते हैं वो लिपिड मोलेक्यूल्स फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। केमिकली अगर आप देखेंगे तो वो फोस्फोग्लिसराइड्स है। यहाँ पर आपको ऐसे मोलेक्यूल्स दिख रहे होंगे, ऐसा हेड दिख रहा है और उनमें से निकलने वाली ऐसी टेल्स दिख रही है। ये जो मोलेक्यूल आपको फिगर में दिख रहा है ये फोस्फोग्लिसराइड मोलेक्यूल है, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे येलो बबल्स हैं। यही बबल्स जो आपको दिख रहे हैं फिगर के अंदर येलोइश कलर के, वो सब कुछ लिपिड है और वो फोस्फोलिपिड है। केमिकली उसे फोस्फोग्लिसराइड्स का नाम दिया गया है, कुछ लोग इसे लेसिथीन का नाम भी देते हैं। तो फर्स्ट मेजर जो कंपोनेंट है वो रहेगा लिपिड। सेकेंड वन प्रोटीन है, पर प्रोटीन में दो टाइप्स होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन है, कुछ यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन भी है। पेरिफेरल प्रोटीन को आप देखेंगे तो वो बहुत अंदर तक दबा हुआ या बरीड या एम्बेडेड नहीं होता, वो बस पेरिफेरल मतलब एक सिंगल लेयर तक लिमिटेड होता है, जैसा आपको यहाँ दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए जरा, ये जो लेयर है बस उसी लेयर तक ये पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो क्या है, लिमिटेड है। पर जबकि आप इंटीग्रल प्रोटीन को देखेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के दो टाइप होते हैं। इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें से यहाँ जो ये प्रोटीन दिखाया है इंटीग्रल प्रोटीन, ये टोटली बरीड है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। एक सरफेस जो ये वहां से निकलता है तो दूसरी सरफेस को भी क्रॉस कर लेता है। तो ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन जो दोनों सरफेस को क्रॉस करता है उसे हम टोटली बरीड कहते हैं। और इसके साथ साथ जो पार्शियली होता है वो कैसा होता है, पार्शियली कुछ इस तरीके का होगा कि वो निकलेगा तो सही यहाँ से, पर दूसरी सरफेस को क्रॉस करके बाहर नहीं निकलेगा, पर अंदर तक गड़ा हुआ या दबा हुआ बहुत ज़्यादा होगा। पार्शियली बरीड जो प्रोटीन होता है
वो काफ़ी अंदर तक बरीड होता है, एम्बेडेड होता है, जबकि पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं वो इतने डीपली एम्बेडेड और बरीड नहीं होते। ये दोनों के बीच के मेन डिफरेंस है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेकेंड मेजर कंपोनेंट है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, जिनको शुगर हम कहते हैं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ चेन्स आपको दिखाई है जो प्रोटीन के ऊपर अटैच है, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये थर्ड मेजर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि मेनली हम अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के तो वो लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट। ये थ्री मेजर कंपोनेंट्स है। इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स है पर वो हमें यहाँ दिखाया नहीं है, जैसे कि कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स भी इनमें होते हैं पर वो हमें शो किए नहीं है क्योंकि वो मेजर नहीं कंपोनेंट्स है, वो माइनर कंपोनेंट्स है। सेल मेम्ब्रेन में अब जो मेजर कंपोनेंट्स हमने देखे उनको एक एक करके स्टडी करते। तो सबसे पहले फोस्फोलिपिड था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फैट मोलेक्यूल्स का डबल लेयर हमें देखने को मिलता है और जनरली हम लिपिड्स को फैट कहते हैं, पर यहाँ पर उस फैट मोलेक्यूल के साथ कॉर्पोरेट है फॉस्फोरस। तो यहाँ पर देखिए दो लेयर्स दिखाए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो दो लेयर है और दो लेयर की वजह से हम कह रहे हैं कि लिपिड का बाई लेयर यहाँ देखने को मिलता है। तो बाई लेयर है लिपिड का। यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का होता है, बाई लेयर में आप देखेंगे तो किसी एक हम सिंगल मोलेक्यूल को अगर उठा ले लिपिड के, तो ये जो फोस्फोग्लिसराइड्स है ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो लिपिड मोलेक्यूल्स इनके अंदर आए हुए हैं वो केमिकली फोस्फोग्लिसराइड्स है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब हम ये देखते हैं। तो इन मोलेक्यूल्स के अंदर हेड होता है और टेल होती है। जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है उसे हम हेड कहेंगे और इनमें से निकलने वाली जो इस तरीके की स्ट्रक्चर हम जो उससे निकल रही है उसे हम टेल कहेंगे। तो आप याद रखिए यहाँ पर हेड जो होता है वो पोलर होता है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हेड पोलर भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि हेड वाटर के कांटेक्ट में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वाटर से उसे अट्रैक्शन है, एफिनिटी है। तो हाइड्रोफिलिक का यही मीनिंग होता है। पर जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। वाटर से उसे फोबिया है, वो वाटर से दूर भागती है। तो हेड एंड टेल दो रीजन है। हर एक लिपिड मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोग्लिसराइड्स में आप ऊपर की तरफ हेड को देख पाएंगे एक तरफ, और आप देखिए टेल नीचे की तरफ है। हेड पोलर है, टेल नॉन पोलर है। हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से हमें इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना पड़ा कि जिससे ये वाटर के कांटेक्ट में ना आए। टेल वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हेड हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टेल हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। हेड हाइड्रोफिलिक है तो कोई इश्यू नहीं है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हमें करना है कि टेल वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो चलिए अब समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ हेड एंड टेल। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि दो लेयर्स होते हैं फोस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स के, उनमें हेड और टेल होता है। पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से हमें यहाँ पर हेड एंड टेल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि पोलर हेड जो है वो आउटर साइड रहे। तो ये देखो पोलर हेड बाहर की तरफ रहे हैं। दोनों जो सरफेस है उसका सबसे बाहरी पोर्शन जो है, एक्सटर्नल पोर्शन है, उसका सबसे आउटर पोर्शन है, वो दोनों सरफेस में हेड से ही बनता है। तो दोनों लेयर्स हमें दिख रहे क्लियर कट। फोस्फोलिपिड्स के टू लेयर्स होते हैं, यहाँ पर बाई लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला फर्स्ट लेयर है, उसमें भी आप लोग देखिए हेड जो है वो ऊपर की तरफ है या फिर सबसे बाहर की तरफ है। सेकेंड लेयर ये है, तो उसमें भी अगेन जो हेड होते हैं वो बाहर की तरफ है। तो हेड का अरेंजमेंट हमें आउटर साइड करना है, जबकि टेल जो है उसका अरेंजमेंट हमें इनर साइड करना है। टेल्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। देखिए पहले लेयर की टेल और ये है दूसरे लेयर की टेल, दोनों अंदर की तरफ आमने सामने है। ऐसा अरेंजमेंट क्या फ़ायदा देता है? इस अरेंजमेंट से हमें फ़ायदा ये मिलता है
कि वाटर के कांटेक्ट में ये जो नॉन पोलर टेल है वो नहीं आ पाती। वापस मैं बता दूं कि हेड पोलर होते हैं और जैसे यहाँ लिखा है कि टेल जो है वो नॉन पोलर होती है। टेल बनी है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वो नॉन पोलर है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, वो हाइड्रोफोबिक है, इसे वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना, इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। अब यहाँ वाटर कहाँ है तो हम टेल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें मेन कंपोनेंट वाटर ही है। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बड़ा सा सेल होगा। अब बाहर दिखाते हैं, ये सेल का आउटर पोर्शन है, सेल के बाहर का पोर्शन, और ये सेल का इनर पोर्शन है। सेल के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेन कंपोनेंट वाटर ही होता है, ये वाटर से बनता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर H2O है, वाटर है, और ये वाटर डायरेक्टली कांटेक्ट में हेड के साथ ही आएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म लिपिड के जिस लेयर के कांटेक्ट में है वहाँ सबसे पहले हेड ही है। हेड हाइड्रोफिलिक है तो कोई इश्यू नहीं है, वो वाटर के कांटेक्ट में आए तब भी, पर टेल वाटर के कांटेक्ट में नहीं आई। आउटर साइड जो है वहाँ पर भी एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसमें भी फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसके अंदर भी अगेन फ्लूइड के अंदर मेन जो मटेरियल होगा वो डेफिनेटली H2O ही होगा। तो ये H2O भी सीधा कांटेक्ट में आएगा तो जो लिपिड का लेयर है उसके हेड के कांटेक्ट में ही आएगा। वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ लेयर्स के हेड ही आते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक है। टेल मिडल में होने की वजह से वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, इसलिए हमें कोई इश्यू नहीं होता। तो एक्वस एनवायरनमेंट से हम इस तरीके से टेल और हेड का अरेंजमेंट करके टेल को बचा लेते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से या फिर वाटर से, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो ये हमने देखा हेड एंड टेल का अरेंजमेंट, हेड और टेल का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये हमने यहाँ पर समझा। फोस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट जो सेकेंड था वो था प्रोटीन। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कैसा रहता है। प्रोटीन, लिपिड और शुगर तीन मेजर कंपोनेंट्स है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड ही पाया जाता है। आप किसी भी सेल में देखेंगे तो ये जो रेशियो है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए प्रोटीन और लिपिड का हमें रेशियो समझना है। हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन प्रोटीन, लिपिड और शुगर से होता है, ये तीनों उसके मेजर कंपोनेंट है, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन और लिपिड ही है। इनका रेशियो कितना होगा, तो सेल के अंदर इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। रेशियो जो है वो बदलता रहता है, वो सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया है इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल। इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ले जाते हैं। ह्यूमन के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी स्टडी की और हमें बताया कि रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन के होते हैं उनमें प्रोटीन 52% होता है। साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड जो ये सेल मेम्ब्रेन है हम उसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन से बना है, 40% बना है लिपिड से, और बाकी के जो कंपोनेंट्स बच चुके हैं, बाकी के जो परसेंटेज बचे हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, बाकी के कंपोनेंट जैसे कि कोलेस्टेरॉल और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल जो आपको यहाँ पर दिखाए नहीं है। तो याद रखिए कि ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उनमें प्रोटीन और लिपिड के रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो की बात हमने कंप्लीट कर ली और अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रोटीन के जो टाइप्स होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो किस किस तरीके का होता है हम उसे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें ये हमारी लास्ट स्लाइड है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो रह गया प्रोटीन को लेकर। पर प्रोटीन को यहाँ क्लासिफाइड किया है और क्लासिफिकेशन ऑलवेज किसी रेफरेंस या बेस के ऊपर होता है। यहाँ पर जो हमने बेस लिया है वो एक्सट्रैक्शन।
आगे भी मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और एस ऑफ एक्सट्रैक्शन हमने प्रोटीन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि इंटीग्रल जो प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होता है, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। पेरिफेरल प्रोटीन को आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन जो है उसकी सरफेस की तरफ लाई करता है, जैसे कि ये रहा। ये बहुत अंदर तक बिल्कुल ही गड़ा हुआ नहीं होता, एकदम सुपरफिशियल होता है, एकदम सुपरफिशियल। ये अंदर तक डीपली एम्बेडेड और बरीड नहीं है, खास याद रखिए। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इंटरनल अंदर तक गड़ा हुआ, इसलिए वर्ड इंटीग्रल यूज किया। इसमें भी 2 टाइप है। अगर कंप्लीटली बरीड है तो टोटली बरीड टाइप हम कहेंगे, जैसा यहाँ दिखाया है। यहाँ देखिए आप लोग, ये पहली सरफेस है, ये लिपिड की दूसरी सरफेस। यहाँ पर ये जो प्रोटीन है वो दोनों सरफेस को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो प्रोटीन है वो दोनों सरफेस को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको हम टोटली बरीड वन कहेंगे। जबकि दूसरा जो टाइप होता है कुछ इस तरीके का होगा, वो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेरिफेरल प्रोटीन को कवर करके ही हम बना लेते हैं यहाँ। वो कुछ इस तरीके का होगा। वो दूसरी सरफेस को क्रॉस तो नहीं करेगा, पर वो सिर्फ सुपरफिशियल भी नहीं रहेगा, पहली सरफेस के ऊपर सिर्फ चिपका रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि इजीली निकल जाए, अंदर तक गड़ा हुआ है, दबा हुआ है, बरीड है, अंदर तक एम्बेडेड है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पार्शियली बरीड वन। अभी पेरिफेरल प्रोटीन को भूल जाइए, क्योंकि उसको मैंने दबाकर क्या बनाया है, उसको मैंने हटाकर वहाँ पार्शियली जो बरीड है वो इंटीग्रल प्रोटीन बताया है। तो ये हमने प्रोटीन जो है उसके टाइप्स को समझ लिया, किस तरीके के प्रोटीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बुक ने और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, पर बाकी की जो चीज़ें रह गई है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन के अलावा चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं। चैनल प्रोटीन्स एक्चुअल में व्हीकल होते हैं। सेल के अंदर और बाहर जो चीज़ हमें ले जानी है उसका रास्ता यही चैनल प्रोटीन होते हैं। चैनल प्रोटीन एक तरीके से दरवाज़ा है, एंट्री एग्जिट गेट है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि चैनल प्रोटीन और कुछ नहीं है, ये एग्जिट और एंट्री गेट है एक तरीके से। जो कुछ भी सेल के अंदर लाना है, जो कुछ भी सेल से बाहर ले जाना है, वो चैनल प्रोटीन ले जाएंगे। इस पॉइंट को हम ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर समझेंगे, सेल मेम्ब्रेन के। इसको छोड़ के और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो आपको नहीं दिखाए, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन शुगर और प्लस प्रोटीन। ये मोलेक्यूल एक तरीके से देखें तो कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल है, उसमें शुगर और प्रोटीन का फ्यूजन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब जैसे या स्फीयरिकल शेप के प्रोटीन है, इसलिए उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा है। ये प्रोटीन को देखिए, इसको अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हेलिकल है, इसी वजह से। और उसके साथ साथ कुछ कोलेस्टेरॉल मोलेक्यूल्स भी दिखाए कि कोलेस्टेरॉल फैट मटेरियल होता है और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें रहती है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की ये जो चेन है वो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई है, जो फिगर में तो है पर बुक ने नहीं दिखाई हमें। ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर प्लस लिपिड का कॉम्बिनेशन, उनकी भी चेन्स यहाँ पर लगी हुई होती है। तो ये हमने कुछ माइनर कंपोनेंट्स देख लिए जिसको बुक ने नहीं समझाया था। तो यहाँ तक का जो भी टॉपिक था वो स्ट्रक्चर को लेकर था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल मेम्ब्रेन के दूसरे पार्ट को समझेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन नाम का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।